जय हिंद साथियों। एमपीपीएससी को टारगेट करके जो हम टेस्ट सीरीज को चला रहे हैं, लगातार हमारी 2 क्लासेस पर हो चुकी हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों अच्छे से इस टेस्ट सीरीज को लगाना, पेपर में ये आपको टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपनी तीसरी टेस्ट सीरीज को लगाते हैं, जिसमें आप ये देखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए सबसे पहले कौन सी कमेटी गठित की गई? एस के धर कमेटी, जेबीपी कमेटी, आरबीसी कमेटी या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा एस के धर कमेटी। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए सबसे पहले एस के धर कमेटी गठित की गई। ये कमेटी किसने गठित की थी? तो ये राजेंद्र प्रसाद द्वारा गठित की गई थी। राजेंद्र प्रसाद द्वारा इस कमेटी को गठित किया गया था। इसका काम क्या था? इसका काम दोस्तों ये था कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए या प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। दो चीजों को इसको जांचना था कि भाषा की जो राज्यों का पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए या प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। तो दोस्तों जब इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उसमें यह कहा गया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। तो उसके बाद इसकी जांच की परीक्षा करने के लिए द्वारा एक कमेटी बनाई गई, जिसका नाम है जेबीपी कमेटी। जेबीपी कमेटी में कौन कौन सदस्य थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितारामैया। 3 लोग थे इस समिति में। और इनका काम क्या था कि इसने जो रिपोर्ट सौंपी है एस के धर कमेटी ने, वो सही है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए जेबीपी कमेटी गठित की गई थी। जेबीपी कमेटी ने भी अपनी राय सौंपी, अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसमें यह कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर ही उसका गठन होना चाहिए। तो जेबीपी कमेटी ने एस के धर कमेटी की बातों का समर्थन किया। ठीक है गाइस, तो ये याद रखना कि सबसे पहले एस के धर कमेटी गठित की गई। आगे जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे हम क्लियर करते जाएंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। अब दोस्तों यदि हम बात करें तो अभी हमने आपको बताया कि सबसे पहले एस के धर कमेटी को गठित किया गया, यह बताने के लिए राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से होना चाहिए। तो इसने अपनी राय सौंपी कि भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए और इन्हीं की बात का समर्थन किया जेबीपी कमेटी ने। जेबीपी कमेटी ने इन्हीं की बात का समर्थन किया। तो इसके बाद हुआ क्या? जैसे ही जेबीपी कमेटी ने इनका समर्थन किया, उसी के साथ में ही एक राज्य है जिसमें तेलुगु पोट्टू श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 19 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण आंध्र प्रदेश राज्य में या फिर तेलुगु भाषी राज्य में बेहद ज्यादा आक्रोश उत्पन्न हो गया। तो उस आक्रोश को दबाने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए एक पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना, जो कि भाषा के आधार पर गठित किया गया। ठीक है गाइस, तो इस वाले प्रश्न को आपने अच्छे से समझा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? फजल अली, के.एम. पड़िक्कर, हृदयनाथ कुंजरू या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा फजल अली।
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष के रूप में फजल अली को नियुक्त किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 29 दिसंबर 1953 को इसका गठन किया गया था, जिसमें एक अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य थे। फजल अली इसमें अध्यक्ष थे, फजल अली इसके अध्यक्ष थे तथा के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके 2 अन्य सदस्य थे। तो इस बात को हमें याद रखना है। दोस्तों, इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी, जिसके बाद संसद द्वारा 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो कितने राज्य बने? 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बने 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। ठीक है गाइस, तो इस प्रश्न में आपको ये बातें समझनी थी। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, संविधान के भाग 1 में किससे संबंधित उपबंध हैं? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार या नीति निर्देशक तत्व। तो गाइस, यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है और इसके लिए अनुच्छेद 1 से 4 तक उपबंध किए गए हैं। तो 1 से 4 तक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। नागरिकता के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसके उपबंध हैं। मौलिक अधिकार में 12 से लेकर 35 तक इसके उपबंध हैं और नीति निर्देशक तत्वों में 36 से लेकर 51 अनुच्छेद तक इसके उपबंध हैं। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आपको बारीकी से याद रखना है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 1 से 4 तक, नागरिकता में 5 से 11, मौलिक अधिकार में 12 से 35, नीति निर्देशक तत्वों में 36 से 51 तक इसके बारे में प्रावधान है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 12 या अनुच्छेद 18? तो गाइस, यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता के बारे में बताया गया है। अब विधि के समक्ष समता दोस्तों जो संकल्पना है वो ब्रिटिश संविधान से उत्पन्न हुई है, जो एक नकारात्मक धारणा है। यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आपको इस आर्टिकल के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होगी। फिर भी मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूं कि अनुच्छेद 14 में हमें 2 चीजों का ज्ञान मिलता है, एक विधि के समक्ष समता तथा दूसरा विधियों के समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण, समान संरक्षण, इन दोनों का मतलब आपको पता होना जरूरी है। विधि के समक्ष समता मतलब विधि के सामने सभी समान हैं, अर्थात कानून के सामने सभी समान हैं, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे उसने सरकारी अधिकारी हो या फिर कोई एक सामान्य अधिकारी हो। विधि के समक्ष सभी समान हैं मतलब कानून के आगे सभी समान हैं। यदि हम इसको उदाहरण के तौर पर समझें तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि कोई सामान्य व्यक्ति खून करे और सरकारी अधिकारी खून करे, दोनों के ऊपर समान तरीके से मुकदमा चलेगा और सजा का प्रावधान भी समान होगा। मतलब कि एक ही कानून दोनों पर समान तरीके से लागू होंगे। तो दोस्तों, विधि के समक्ष समता का मतलब यह है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं। अगला बात है दोस्तों विधियों का समान संरक्षण। तो विधियों का समान संरक्षण से मतलब क्या है कि विधि जो है सभी को समान संरक्षण प्रदान करती है। जैसे कि यदि कोई पैसे वाला व्यक्ति है, वो कोर्ट में एक अच्छा वकील रखता है, तो समता के लिए या समानता के लिए एक गरीब व्यक्ति को कोर्ट सरकारी वकील की मुफ्त में सुविधा उपलब्ध कराता है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार से विधियों का समान संरक्षण है कि यदि अमीर व्यक्ति वकील कर रहा है तो गरीब व्यक्ति को सरकार भी वकील प्रदान कर रही है। तो विधियों का समान संरक्षण है मतलब यदि वो वकील कर सकता है तो आप भी वकील कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों बातों को आपको अच्छे से समझना है। आर्टिकल 14 आपकी पेपर की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत इनमें से कौन सा प्रावधान किया गया है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण या इनमें से कोई नहीं?
तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का निषेध। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री तथा जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। मतलब किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जाएगी, यदि की जाएगी तो वो विधि के अनुसार एक दंडनीय अपराध है, और ना ही किसी व्यक्ति से जबरदस्ती कोई गलत काम कराया जा सकता है, ना तो उससे अधिक काम कराया जा सकता है। ठीक है गाइस, तो आर्टिकल 23 को आपको अच्छे से पढ़ना है। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, इससे कौन सा आर्टिकल है इसके संबंध में, तो आर्टिकल 24 है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29 इससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें आपको इसमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 38, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 42? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार की संज्ञा दी गई है। किसकी? संवैधानिक उपचारों के अधिकार की संज्ञा दी गई है, और इसे भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा का दर्जा दिया गया है। ठीक है गाइस, तो इस प्रश्न को आपको याद रखना है, और आर्टिकल 32 को आपको अच्छे से पढ़ना भी है कि आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिटें हैं, वो आपको अच्छे से याद करना है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख, ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है? अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51 या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है, और इसके लिए सीआरपीसी 1973 को लाया गया है। सीआरपीसी 1973 को लाया गया है। तो दोस्तों इसके तहत कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के कार्यों को पृथक किया गया है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, और यदि हम बात करें मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, तो ये रसिया से लिए गए हैं। कहां से? रूस से लिए गए हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगा? प्रथम संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, इसके तहत राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगा। तो ये दोस्तों बात आपको इसमें याद रखना है। यदि मैं आपसे ये बोलूं कि ये संविधान में इसको जगह कहां प्रदान की गई है, तो दोस्तों ये की गई है मौलिक कर्तव्य में। मौलिक कर्तव्यों में इसको जगह प्रदान की गई है। तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है वो यही जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रदान करना राज्य के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो यही है। पहले ये आर्टिकल 21A के अंतर्गत मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसको हटाकर कहां कर दिया गया है? मौलिक कर्तव्य में। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रता का उल्लेख था? 6, 7, 8 या 5? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 7। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था। जैसे कि कौन कौन सी? जैसे कि हम बात करें 19 आर्टिकल के अंतर्गत 19A, तो 19A में था बोलने का अधिकार। किसका? बोलने का अधिकार।
इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को भी रखा गया है। दूसरा 19B, इसका मतलब है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा 19C, जिसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता। फिर 19D, जिसमें देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। फिर 19E, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। इसके बाद आता है 19F, जिसको अब निरसित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसमें था संपत्ति का अधिकार। अब इस संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत एक कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया है और इसको आर्टिकल 301 के अंतर्गत जगह प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों, तो मूल अधिकार की श्रेणी से इसको हटाकर एक कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया है। और 19G में है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, तो 6 प्रकार की वर्तमान में स्वतंत्रता है। पहले 7 थी, 19F को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत और इसे अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन है गाइस, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 19, 20, 21 या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 को दोस्तों आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए, इसमें से प्रश्न बनते ही बनते हैं। मैं आपको एक व्यवहारिक तौर पर इतना बता देता हूं कि अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब केवल इतना है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो इस प्रश्न को आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहिए, तो इसको दोस्तों आपको पढ़ना है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का संवैधानिक प्रधान होगा? अनुच्छेद 54, 52, 53 या 55? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का संवैधानिक प्रधान होगा। यदि हम बात करें आर्टिकल 53 के बारे में, तो आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका बताया गया है। तो दोस्तों ये सारी बातें हमें याद रखना है राष्ट्रपति के बारे में। लेकिन भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये देश का संवैधानिक प्रधान होगा, ये किस में कहा गया है? तो आर्टिकल 52 में। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के पद से हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 61, 54, 68 या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति को केवल और केवल संविधान के अतिक्रमण के आधार पर हटाया जा सकता है। इस पर कौन सा आरोप होना चाहिए? संविधान के अतिक्रमण का आरोप होना चाहिए। अब दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया क्या है इसको देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में यहां से प्रश्न पूछ सकता है। देखिए दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में से भी कहीं पर भी आ सकती है, या तो लोकसभा में आ सकता है या राज्यसभा में आ सकता है। किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले 14 दिन पहले उसकी जानकारी लिखित रूप में राष्ट्रपति को प्रदान करनी पड़ेगी। उसके बाद प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन के कम से कम 1/4 हस्ताक्षर होने चाहिए, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके बाद समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से उसे पारित हो जाना चाहिए, और जैसे ही वो 2/3 बहुमत से पारित होता है वह दूसरे सदन में चला जाता है। दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से। यदि उसमें भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसी दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त समझ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझा रहा हूं, कोई भी टिपिकल लैंग्वेज में मैं नहीं समझा रहा, बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो होना क्या है इसमें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, लेकिन
उसकी जानकारी 14 दिन पहले लिखित तौर पर राष्ट्रपति को देनी होगी। अब मान लिया लोकसभा में चलाया जा रहा है, तो लोकसभा पे पहले प्रस्ताव को 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से होना चाहिए। उसके बाद उसे अध्यक्ष को सौंपना है, अध्यक्ष उस पर हां कर देगा, तब जाके सदन में वोटिंग होगी। सदन में 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है, तब वो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। यदि वहां पर भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो उसी दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त समझ लिया जाता है। समझ में आई दोस्तों? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 63, 67 या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है और इसका प्रभाव संसद द्वारा पारित अधिनियम की तरह ही होता है। दोस्तों ये अध्यादेश कब जारी करता है? जब संसद सत्र में ना हो। जब संसद सत्र में ना हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और इसके अध्यादेश की अवधि कितनी रहती है? 6 महीने तक। कितने तक? 6 माह तक। इसके बाद जब संसद सत्र में हो तब इसे 6 सप्ताह तक उस अधिनियम को पारित करवाना पड़ेगा, उस प्रस्ताव को पारित करवाना पड़ेगा। यदि तो इस प्रकार से इसके पास टोटल कितना समय हो गया? 6 माह 6 सप्ताह। 6 माह 6 सप्ताह, क्योंकि 6 माह बाद तो संसद सत्र में आएगी, उसके बाद 6 सप्ताह मिलेंगे उसे उसको पारित करवाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो 6 माह 6 सप्ताह इसको टोटल समय मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी दंड को कितनी प्रकार से क्षमा कर सकता है? 5, 6, 7, 8। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 5। 5 प्रकार की शक्ति होती है, राष्ट्रपति उस दंड को 5 प्रकार से क्षमा कर सकता है। पहला, विराम ले लो, विराम। दूसरा, प्रविलंबन, प्रविलंबन। तीसरा, परिहार। चौथा, लघुकरण, लघुकरण। और पांचवा, क्षमादान की शक्ति, पांचवा क्षमा की शक्ति। तो 5 प्रकार की शक्तियां होती हैं, विराम, प्रविलंबन, परिहार, लघुकरण या क्षमा। ये सारी दोस्तों जितनी भी क्षमा है, क्षमा की शक्तियां हैं, ये सब आपको पता होगा क्योंकि पेपर नजदीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें पता होंगी। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, संसद या प्रधानमंत्री? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है और निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य कभी भी अवैध नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा करता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है? आर्टिकल 143, 123, अनुच्छेद 58 या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। ध्यान रखना इस वाली बात को कि राष्ट्रपति उससे परामर्श ले सकता है उच्चतम न्यायालय से, लेकिन उनके द्वारा दी गई परामर्श को राष्ट्रपति माने ये जरूरी नहीं है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, एनी बेसेंट या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस याद रखना, राजेंद्र प्रसाद की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आज के हमारे 20 क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। तो दोस्तों डेली की तरह इसी प्रकार से हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है और दोस्तों ये आपको MPPSC प्री 2021 के पेपर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। समझ लेना दोस्तों, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है। इसी के साथ में
संडे का हमारा एक प्लान है कि संडे को आपका एक FLT टेस्ट लिया जाए, FLT टेस्ट लिया जाए। तो तैयारी को दोस्तों अच्छे से मजबूती से बनाए रखिएगा। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।